हेलो लिसनर्स, नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है शिक्षा का पहिया और इस पर आज हमारी खास मेहमान हैं दीक्षा जोशी। दीक्षा जोशी अभी 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुई हैं। प्राथमिक विद्यालय चोरगलिया में बहुत अरसे से आप शिक्षिका थी और एक बहुत ही लोकप्रिय शिक्षिका रही हैं बहुत सारे बच्चों के बीच में और टीचर्स के बीच में। कभाड़ से जुगाड़ में आप बहुत माहिर हैं। बहुत सारे प्रयोग आपने किए हैं बच्चों के बीच में। कठपुतलियां आपने बहुत सारी बनाई हैं कभाड़ से। बहुत ही जुझारू टीचर्स हैं। पहाड़ों में जब रही तो बिल्कुल गांव के समुदाय के बीच घुल मिल के रही हैं। तो एक बिल्कुल अलग किस्म का उनका नेचर है, जैसा कि आज से हम 10-20 दशक पहले देखते थे कि टीचर बहुत ईमानदार और बहुत जुनूनी हुआ करते थे। शौक होता था उनका पढ़ाना। तो उस तरह की वो शिक्षिका हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे, उनके ज़िंदगी के तमाम अनुभवों को सुनते हैं। तो दीक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम जी। स्वागत के लिए धन्यवाद। और मैं भी आभारी हूँ आपकी कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं और आपके स्टेशन के थ्रू मैं अपनी अन्य दोस्तों से भी रूबरू हो सकूं, उनसे अपने मन की बात कह सकूं जी। तो इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। जी। और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार है। जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी का भी अभिनंदन और मेरा सादर नमस्कार। जी। मैम, अभी आप सेवानिवृत्त हुई हैं अभी 31 जनवरी को। जी। ज्वाइन कब किया था आपने? तब का माहौल और अभी का माहौल कितना अंतर है? जी, मैं वैसे तो मैंने इस पढ़ने पढ़ाने को बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ। मैं इससे सरकारी सेवा में 1999 में मैं आई थी और एकदम से मैं पहाड़ में उखलकांडा ब्लॉक में गई थी। ट्रेनिंग पीरियड चला था 1 महीने, तो मैं उखलकांडा के कालाअगर में गई थी। तो इतना इंटीरियर और बिल्कुल एक दूसरी दुनिया सा मैंने महसूस किया था वहाँ। यहाँ सर्विस में जाना भी मेरे लिए एक चैलेंज था एक्चुअल में, गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि मैं पहले सुनती थी पहाड़ सरकारी नौकरी में काम नहीं होता, सरकारी टीचर पढ़ाते नहीं हैं, और कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। तो एक बार जब मैं प्राइवेट विषयों में पढ़ाती थी तो एक बार सबने ये वैकेंसी आई तो सबने भरा, साथ में मैंने भी झोंक में भर दिया जी। और इत्तफाकन मेरिट में बीएड के मेरिट वालों में मेरा नाम आ गया। तो मेरे साथ ज़्यादातर जूनियर्स थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और इस उम्र वाली में मैं ही थी और 1-2 और थे। जब यहाँ आ गया तो मैं नहीं गई, मुझे लगा कि पहाड़ कैसे जाऊंगी, क्या जाऊंगी। कभी छोटे छोटे बच्चे थे तो मुझे लोगों ने चैलेंज किया, अच्छा जब कहीं जाते हैं कहीं होता है वहाँ तुम कहती हो हम पैसे नहीं खिला सकते, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, और जहाँ तुम्हारा डायरेक्ट हो रहा है फेयर सिलेक्शन है वहाँ तुम नहीं जा रही। तो मुझे भी कुछ लगा कि कैसे नहीं जाऊँ, मुझे लोग चैलेंज करें, तो मैं चली गई। जैसे उखलकांडा ब्लॉक को लोग एक पेनल्टी के रूप में लेते हैं, कहते हैं कि अच्छा किसी को पेनल्टी देनी है तो उखलकांडा भेज दो। मगर आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे लगता है उखलकांडा जाना, वहाँ काम करने जाना स्वर्ग के अनुभव से ज्यादा खूबसूरत है। क्योंकि वहां जब मैं गई तो वहां जाकर ही मैंने ये देखा कि किस तरह से हम लोग पहाड़ों में काम कर सकते हैं, किस तरह से वो लोग अपने आसपास की चीजों से कई चीजें बना पाते हैं। मैंने वहां झाड़ू बनाना सीखा, हुड़का बनाना सीखा और बजाना भी सीखा। आप विश्वास करेंगे, क्या बात है। मैंने वहां आलू के खेतों, मैं सोचती थी आलू को ऐसे ही बो देते हैं, बट वो बड़ा टेक्निकल सिस्टमेटिक वे में बोते हैं। वो जानते हैं कि एक आलू से कितने बीज काटे जा सकते हैं। मैंने वो काटना सीखा। मैंने उनकी गूल बनानी सीखी कि वो गूल कितनी दूरी पर बनाते हैं और कैसे बीज लगाते हैं। 1-2 दिन तो मेरी मजाक में, बहन जी तुम हमने ज्यादा फटाफट करना अच्छा कह रही थी। तो वहां जाकर सीखना, मुझे नैसर्गिक आनंद जो मैंने वहां महसूस किया। तो आपने वहाँ के लोगों में आप शामिल हुई? बिल्कुल, उनके साथ उनकी भाषा। मेरी अपनी कुमाऊनी अल्मोड़े की थी, लेकिन वहां जाकर पहले 1 हफ्ता मुझे लगा समझने में, क्योंकि जैसे मैं वहां गई तो उन्होंने कहा जा जंगोर का तू हैरो, यहाँ जंगोर। मैंने सोचा जंगोर जंगले को कहते हैं, क्योंकि मैं नई जगह थी तो मेरा एक संकुल भीड़ा पानी पड़ता था और वहां से बहुत दूर था। मुझे गाड़ी में घबराहट होती थी तो मैं पैदल ही चल पड़ी। मैं अपने गांव से पैदल से गंगोली गाड़ गई, नीचे उतरी, फिर जहाँ से हमारी ये गौला नदी का उद्गम स्थल है वहां से मैं फिर ऊपर नाई चढ़ी, नाई होते हुए भीड़ा पानी गई। बर्फ में भयंकर बर्फ चली थी, तो उनको आश्चर्य हुआ। वहां सब बंद था, ताले लगे थे, तो मैंने आवाज लगाई वहां से कि भाई मैं वहां से आई हूँ।
तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्वेदल वाली मैडम यहाँ तक चल कर आ गई है। तो ये जो चीज़ें छोटी 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 चीज़ें होती है वहाँ ना, वो उन्हीं के बीच से सीख आती है। तो जब मैं रास्ते में नाई में पहुंची है, जंगोर वाली बात, तो उनने कहा कि अरे मेरे मकान मालिक की बेटी का वो ससुराल था, उनने वहाँ देख लिया, उन्हें रोक लिया मुझे। आई तो मैं ऐसे ही बैठ गई जैसे हम बैठ जाते हैं, बोरे में उनके साथ बैठ गई। तो वो कहने की उच्चा बहन जी तुमको तो भाल छा, और मैं यहाँ रोज जाऊँ, हमारे वहाँ बहन जी तो जंगोर में भेजानी, और यहाँ और दो बहन जी नहीं, पहली कुर्सी लाओ को नहीं तब बैठनी। तब मेरे दिमाग में खटका हुआ कि जंगोर यानी कि झाड़ू, झाड़ कूड़ा, जंगोर झाड़ो मतलब जंगला झाड़ो। ऐसे वो हंतर, फंतर, अगास, टिपिया, ये शब्द हमारे अल्मोड़ा में नहीं होते। अब एक दिन उनको सामान उठाने लगी, कहने की तो धन अगास टिप दे, अगास टिप दे। मेरी समझ में नहीं आया क्या कह रही है। तो उन्होंने, उनके बच्चों ने ऐसे उठाया, ऊपर को उठाया। तब मेरी समझ में आया कि वो हर चीज में ऊपर के लिए अगास शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे एक दिन क्यों आग नहीं थी, तो कहने की बहन जी तुम्हारे वहाँ आज हमारा भिनौरा नीचे, और मैं तुम्हारे वहाँ आई, तुम्हारे का घो नी न रही, तुम्हारा सराण है आड़ला चाहे माचिस और डाब नहीं मिला, सलाई डाब तुम्हारे वहाँ। अब मैंने दिमाग लगा, इतने दिन से मैं सोचती भिनौर क्या होता है, भिनौर जगह आगा तो लकड़ी लगाते थे, मैं सोचती लकड़ी वकड़ी को कहते होंगे ये लोग। तो बहुत इंटीरियर भी था ना, तो मेरे दिमाग में आया, मतलब भिनर माने आग। और मैंने एक हफ्ते में उन्हीं के टोन में, उन्हीं के साथ उनकी भाषा में बात करना सीखा, शुरू कर दिया। तो वो कहते थे कि हमको लगता ही नहीं है कि आप हमारे साथ की नहीं हो। और मैं बहुत बचपन से हल्द्वानी में आ गई थी, 7th से। तो ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत इंटीरियर में रह रही थी। बचपन में जरूर मेरा पहाड़ों में बीता है, लेकिन फिर भी मैंने वो सीखा और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं बिल्कुल जैसे उनके बीच की हूँ। तो मैं बचपन से ही आपका ये नेचर था कि देखिए ऐसा ना, मेरे पिताजी बहुत सरल और गांधीवादी विचारधारा के थे। वो ज्यादा जीवन में ऐसी चीजों का प्रभाव बिल्कुल नहीं चाहते थे जिनमें चमक हो, दिखावा हो। बहुत ही शांत, सरल और बिल्कुल ईमानदार। ईमानदारी और पंक्चुअलिटी, ये दो उन्हीं के देवे गुण है में जो है। तो उनकी बातों का बहुत प्रभाव है मेरे ऊपर। बचपन से ही मैं देखती थी कि वो बहुत सरल थे, काम के प्रति बहुत मेहनत लगन से काम करते थे। कुछ उन्हें कपड़ों, 2 जोड़ी कपड़े जीवन के लिए पर्याप्त हैं, वो ये मानते थे। और वो मैं भी मानती थी, अभी तक मानती हूँ, अभी भी ऐसा नहीं है उसमें कोई परिवर्तन। लेकिन अब समय के हिसाब से चलते हैं तो वैसे चल भी लेती हूँ। तो ये मुझे था बचपन से कि मैं जहाँ जाती थी, जिनके साथ जाती थी, उनके साथ वैसे ही बातें करने लगती थी, उनके साथ वैसे ही बैठती थी। तो ऐसा बचपन होता है, तब बहुत सरल जीवन था, ऐसी चमक दमक नहीं थी, लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी। तो वो मेरे अंदर भी था कि अरे उसके पास गाड़ी है, उसका घर बहुत बड़ा है, उसके घर में ऐसी ऐसी चीजें हैं। क्योंकि पहले बड़े साहब के घर और वो सब आसपास ही होते थे, तो उनके सही बच्चे हमारे दोस्त होते, उनके घर आते जाते थे। उसके टॉयज बड़े बड़े हैं, मेरे पास नहीं है, मैं तो हाथ से सिलती हूँ, हाथ से बनाती हूँ। लेकिन थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे कुछ कुछ चीजें एहसास हुई कि नहीं, ऐसा नहीं। अब एक किस्सा आपको सुनाऊंगी। एक जब मैं पहले दिन स्कूल गई तो मेरे पिताजी मेरे लिए एक बैग भी लाए। उसमें एक पीले रंग का फुटा स्केल भी था, कॉपी पेंसिल भी थी, और टाट पट्टी का स्कूल था। तो डीडी हाट के स्कूल में पहले दिन गई, इंटरवल का समय हुआ, लोग बाहर गए, सबने बैग छोड़ दिए। लेकिन क्योंकि मैं 5 साल का बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है, अपने सामान की चिंता तो होती है, तो मैंने अपना बस्ता अपने साथ ही रखा। मैं कुछ ही कदम आगे बढ़ी तो मुझे नीचे एक स्केल पड़ा मिला। मैंने कहा अरे मेरा स्केल गिर गया। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी ना, कुछ ही देर पहला दिन था स्कूल का, तो मैंने वो उठा के अपने बैग में रख लिया। थोड़ा आगे बढ़ी, फिर मुझे मिला, मैंने कहा फिर गिर गया, मैंने वो भी रख लिया। ऐसे करते करते मैंने कहा मुझे बहुत, शाम तक मैं बड़ी अजीब सी स्थिति में आ गई कि कैसा बैग है पिताजी लाए हैं कि झोला फटा है और मेरा ये स्केल गिरता रहा। घर जाके डांट खाऊंगी, इसे बार बार संभाल रही हूँ। खैर मैं घर गई और घर जाके मैंने बाकी कुछ नहीं, केवल यही दिमाग में था कि मेरा स्केल बार बार गिर जा रहा है और मैं बार बार उसको संभालना पड़ रहा है। घर गई, इंतजार किया कि बाबूजी स्कूल, ऑफिस बगल में ही था, ऑफिस से आएंगे तो आज तो मैं पहले शिकायत करूंगी। लाडली थी दीदी, बड़ी दीदी दादी के साथ रहती, तो बड़ी उसके बाद वाली मैं ही थोड़ा रौब भी जमा देती थी कभी कभी। तो पिताजी आए, ने कहा अच्छा बेटा आ गया स्कूल से आज मेरा बच्चा? तो मैंने कहा हाँ, कैसा लाते हैं मेरे लिए सामान, कैसा बस्ता लाए बाबू आप? तो क्या हुआ? मैंने कहा सारा तो मेरा स्केल बार बार गिर जा रहा था, मेरे को उतने बार उठाना पड़ रहा था। सब बच्चे बाहर खेलने भी चले गए तो मैं ये स्केल ही उठाती रह गई। तो दिखा तो ला कहाँ है तेरा झोला फटा। तो वो अंदर एक बड़ा अजीब सा किस्सा था।
उन्होंने जैसे ही मेरा झोला खोला तो उसके अंदर 10-12 स्केल थे। ओह, अब पिताजी के समझ में नहीं, कहा ये क्या हुआ, मेरे तो दिमाग में आई नहीं बात। तो उन्होंने कहा यहाँ तो बैठ, बस्ता खाली किया। उन्होंने कहा देख मैं तो तेरे लिए 21 स्केल लाया था, तेरे पास 10-12 आ गए। मैंने कहा ऐसा कैसे हुआ, मैंने तो एक ही था मेरे पास और वो गिर जा रहा था, मैं रख रही थी बार बार। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये जो है ये चीज है ना वो सबकी एक सी होती है, और सभी पहले दिन स्कूल आए तो सबकी नई ही होगी, तो तू तो सबका ले आई है, अब तो सबको घर में डांट पड़ रही होगी। तो मेरे को भी अजीब लगा, मुझे भी रुआसी हो गई, मैंने तो ये गलत अजीब कर दिया, तो अब मैं क्या करूं बाबू। उन्होंने कहा कल मैं तेरे साथ चलूंगा स्कूल, तेरी बहन जी को बताऊंगा कि ये गलती से आ गया, लेकिन ऐसा करते नहीं है बेटा, अगर तेरा कहीं छूट जाता गिर जाता तो मैं तेरे को, हाँ मैंने कहा मैं तभी तो संभाल रही थी बार बार कि आप डांटोगे, नया नया लाया और इसने खो दिया। तो दूसरे दिन वो मेरे साथ गए, उन्होंने वहाँ जमा किए, बताया उनको, तो टीचर ने भी माफ किया। और मेरे दिमाग में भी ये बात आई कि हर चीज एक सी अपनी नहीं होती। ये उदाहरण मैं बार बार बच्चों को भी देती हूँ, और मेरे दिमाग में कहीं गहरा असर किया हुआ है कि जो अपनी चीज है वो सबकी एक सी हो तो भी अपनी अपनी वही होती है जो हमारी है, हर चीज हमारी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हर एक से दिखने वाली भी चीज हमारी नहीं होती। और ये भी मैंने महसूस किया कि अगर उस दिन मेरे पिताजी वो सारे स्केल रख लेते तो शायद मेरा व्यक्तित्व तो कुछ और होता आज। क्या बात, मैं कोई और दीक्षा होती, शायद टीचर नहीं होती, किसी जेल में होती, किसी गिरोह में होती, न जाने कहाँ होती, या इसी दुनिया इसी समाज में भी होते तो आपका नेचर, आपका आचरण कुछ और होता। हाँ, कोई अलग व्यक्तित्व तो होता जी बिल्कुल, मे बी मेरी कोई पहचान अलग होती या होती ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिना पहचान के लोग जी रहे हैं। हाँ, खा रहे पी रहे हैं, मैं ऐसे ही जीती और है। ऐसे मर जाती। बिल्कुल। तो मैम जब आपने ज्वाइन किया तो उसमें तो माहौल था, महिलाओं के लिहाज से अगर देखें तो महिलाएं आने लगी थी शिक्षण के पेशे में, तो खास तौर पर पहले से वही पेशा उनके लिए सबसे उचित माना जाता था। हाँ हाँ। तो ऐसा कोई बतौर महिला आपको कोई दिक्कतें उस तरह से? नहीं, बतौर महिला तो मुझे इसलिए भी दिक्कतें नहीं आई क्योंकि मैं बहुत ही स्वाभिमानी और स्वावलंबी थी बचपन से। तो जब मेरा ओखलकांडा में पहली बार अपॉइंटमेंट हुआ तो कोई नहीं जानता था ये ओखलकांडा कहाँ है। 1 महीने के लिए पहले ट्रेनिंग पीरियड था, तो किसी समझ में नहीं आया था कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। और घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, सास ससुर थे, हस्बैंड थे। तो पहले हस्बैंड कहने के मैं जाऊंगा छोड़ने। तो मैंने कहा बच्चे कौन देखेगा, तो ससुर जी मैं जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति जाएगा फिर वो न जाने कितने किलोमीटर चढ़ेगा उतरेगा, और मैं तो वहीं रहूंगी, फिर वो उतर करके आएगा। तो मैं जगह देखने भी नहीं गई, मैं सीधे ही वहीं पहुंची। तो उन्होंने कहा, मैंने निश्चित किया कि मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। मैं सारी सामग्री लेके यहाँ से चली कि मैं जाने किस जगह जा रही हूँ, तो मुझे वहाँ क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। तो तेल, लैम्प, लालटेन, हर चीज इंतजाम करके गई। और आप विश्वास नहीं कर, खैर किसी तरह घर वाले राजी हो गए कि मेरे ससुर जी को मेरे पर बहुत विश्वास था। वो कहता था कि कोई ये दीक्षा है, कहीं भी जाएगी तो मुझे इस पर कोई परेशानी नहीं होगी इसको। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर ये कह रही है तो जाए। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिस गाड़ी में मैं बैठी वो गाड़ी पूरे उसी गांव, उसी तोक की थी। अच्छा। पूरे गांव वाले उस दिन उसी में वहीं के बैठे थे। और मेरे हस्बैंड ऊपर आए तो उन्होंने ऐसे एक लेडी से कहा कि इनको वहां जाना है, और ये गांव का नाम है काला अगर जैसा नाम है, तो इनको आप इनकी जगह मतलब बता दीजिएगा, क्योंकि ये कह रही है मैं अकेले ही जाऊंगी और ये पहली बार जा रही है। तो उन्होंने कहा अरे चिंता मत करिए आप, मैं वहाँ की ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा। और ये सारी गाड़ी में वहीं के लोग बैठे हैं, क्योंकि आज 14 साल बाद उस गांव में एक पूजा हो रही है लोहा खाम की। तो सारे दूर दूर से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से लोग आए हुए हैं इस गाड़ी में, वो सब वहीं जा रहे हैं। तो ये देखिए, मेरा विश्वास कहिए या ऊपर वाले का साथ कहिए, तो मुझे किसी के मतलब जो मेरा निर्णय था उसमें उसने सहयोग दिया। मुझे अपने परिवार के किसी अन्य को व्यक्ति परेशान करने की आवश्यकता नहीं महसूस। बिल्कुल। और मेरे जाने की सूचना भी वही जो प्रधान थी वो वापस आई तो मेरी चिट्ठी लेके आई, क्या फोन भी नहीं था। क्या बात है। तो विश्वास अगर आपका अपने पर हो, और एक जो कहावत है ना, आप भला तो जग भला, तो ये भी चरितार्थ होती है। अच्छा, इसको अगर महिलाओं के एंगल से देखें तो क्या जितनी भी महिलाएं स्वावलंबी हो गई हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं, क्या वो सब मजबूत हैं? क्या मानती हैं आप? देखिए, इस सब पर फर्क पड़ता है हमारे पालन पोषण का।
हमारा पालन पोषण इन सब चीज के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। बचपन से जैसे आपको माहौल मिलता है, जैसा आप माहौल देखते हैं, उसके हिसाब से आप धीरे धीरे डेवलप होते हैं, बनते हैं। कुछ आपकी विचारधारा बनती है, कुछ आपका व्यक्तित्व बनता है, आपकी सोच बनती है। मैं क्योंकि जब मैंने अपने परिवार में देखा, मेरे पिताजी थोड़े आदर्शवादी थे, तो मुझ में कुछ उनकी सोच थी। वो कहते थे कि जब मेहनत करोगे तो जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। होने को हम सब बहनें थी, और फिर मैं बहुत बाद में भाई हुआ तो लोग कहते थे जिसका भाई नहीं होता, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मेरी दादी या मेरी ताई कोई कुछ कहती थी कि इसका तो मेरी माँ से कि जब तेरा बेटा होगा तभी तेरे लिए कुछ बनाएंगे, तभी तेरे लिए साड़ी बनाएंगे, उससे पहले हम तो कुछ नहीं करेंगे। तो वही चीजें मेरे अंदर थी। तो मुझे लगता था कि नहीं, हमें कुछ करना है, ऐसा कि किसी को कहने का मौका ना मिले कि लड़कियां ही होती हैं तो लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। ये भी था। इस चीज से भी मैं बहुत मजबूत बनी। और हर महिला इसलिए भी मजबूत नहीं बन सकती, हो सकता है उसके घर में ऐसा माहौल ना होता हो, या कहीं बहुत डराने धमकाने का माहौल हो। मेरे पिताजी बहुत डराते धमकाते नहीं थे। उन्होंने मुझे कभी डांटा नहीं, एक बार शायद मारा था, कभी एक ही, वो भी मैंने कुछ ऐसी गलती की थी, शायद मैंने कुछ गलत कहा था। तो जैसे कहा जाता है कि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी सबको होना चाहिए, तो अपने पैरों पे खड़े होने के बावजूद भी अगर आपके पास अच्छी निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, आप उस तरह के परिवेश में नहीं है, तो मतलब बहुत संभव है कि आप कमजोर भी हों। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो आपकी सोच सकारात्मक होनी बहुत जरूरी है। अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, कहीं जॉब भी करती हूँ और मेरी सोच नकारात्मक है, तो मैं कहीं सफल नहीं हो सकती। मैं हर जगह मुझे एक सहारे की जरूरत पड़ती है। आज भी मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा है, बाजार जाना है तो अपने हस्बैंड का उसे कहती हैं जरा ये कर दो, तुम ही ने करना है, या मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मैं अकेले क्यों जाऊं, है ना। तो एक तरफ तो वैसे इसके पीछे उनकी ये सोच भी हो सकती है कि भाई वो मेरा जीवन साथी, जो मैं करूं मेरे साथ ही करे, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी होता है कि वो नेगेटिवली लेती हैं कि मैं अकेले जाऊंगी तो जाने क्या होगा। वैसे जब हम कंधे से कंधा मिलाने की बात करते हैं तो हमें स्वयं अपनी सोच को सकारात्मक बनाना पड़ेगा। जब हम पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव पैदा करेंगे और पॉजिटिव ही स्थापित करेंगे चीजों को। बिल्कुल, सकारात्मक चीजों को स्थापित करने के लिए हमारे अपना सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। मैं अगर डर भी रही हूँ कहीं पर, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि एक बार मैं कदम निकाल लूं, एक बार कोशिश करूं, तो शायद मैं नहीं डरूंगी। अब मैं डर कर अंदर से बाहर नहीं निकलूंगी तो फिर दिक्कत है जी। मैं जॉब में जा रही हूँ तो मैं अकेले नहीं जा पा रही हूँ, किसी के कहने के मैं उसका मिसयूज, कई बार हम भी गलत कर लेते हैं निर्णय, हम नजर नहीं पहचान पाते, आई कांटेक्ट करके बात नहीं करते। तो ये सब चीजों के लिए हमें सबसे पहले तो आंखों के अंदर झांकने की ताब होनी चाहिए। तो मैम, शिक्षा में आपका पूरा इतने साल का अनुभव रहा है, किस तरह से आपने देखा स्कूल में जो बेटियां पढ़ने को आती थी, क्या क्या उनके इश्यूज होते थे गर्ल्स के, किस तरह से ऑब्जर्व किया आपने इन चीजों को? देखिए, जब मैं शुरू में आई तो मैंने ये देखा कि तब तो गाँव में, क्योंकि मैं बहुत गाँव में ही गई, तो वहाँ बच्चियां, पहाड़ों में तो लगभग हमारे लड़कियां आ ही जाती हैं, फिर भी कुछ बच्चियां घर ही में रहती थी। कारण यही था कि घर में माँ बकरियां चराने और चीजों में सहायता, पानी भरने में सहायता करती, घर के बहुत सारे काम में सहायता करती थी। पहाड़ों में तो बाद में जब बहुत ज्यादा उनसे संपर्क करने लगे तो लोग लड़कियों को भेजने लगे थे। और अब स्थिति है कि लड़कियां आती ही हमारे पहाड़ों में। ऐसा नहीं है कि हमारी लड़कियां स्कूलों में नहीं आती हैं, लेकिन उनको समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल। आज भी छोटे भाई बहन को देखना, माँ बाप सब खेतों में, क्योंकि मजदूर वर्ग के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, तो माँ बाप अगर खेतों में गए तो दिन का खाना पहुंचाना उनको जाना पड़ता है, उसके लिए उन्हें छुट्टी मांगनी पड़ती है कि मेरे को इसलिए जाना है, और आप रोक भी नहीं सकते। लेकिन जुनून की बात करते हैं तो लड़कियों में लड़कों से ज्यादा जुनून है सीखने का। जो मैं ये चीजें सिखाती हूँ, मैं कबाड़ से जुगाड़ वाली बातें जो मैं करती हूँ बच्चों के साथ, उसका उद्देश्य भी मेरा यही है कि एक तो मैं बच्चों को ये सोचती हूँ कि देखें, बच्चियां जो हैं हर चीज को खरीदने पर ही जोर न दें, और दूसरा ये यूज एंड थ्रो वाला जो उनका कंसेप्ट है खत्म हो जाए। दूसरा बस ये किसी चीज के लिए मन न मारे, उनकी इच्छा है कुछ ऐसा तो वो खुद बनाकर उस चीज को बना सकें, और उस बनाने की जो खुशी है, एक तो उनकी वो इच्छा पूरी होगी जो वो चाहती हैं, जो, और दूसरी उनकी जो सृजन की स्वयं की खुशी होती है ना कि मैंने किया, और उसमें न खर्च हुआ, न
किसी का नुकसान हुआ तो पेरेंट्स भी खुश होते हैं। तो इसमें एक अलग एहसास, एक खुशी उनकी आंखों में देखी होगी। मैंने देखा है एक बार एक बच्ची मेरे पास दौड़ी दौड़ी आई। आपको एक अनुभव सुनाती हूँ। कोविड के बीच की बात है। मैं कोविड के टाइम पे पहले तो 4-5 महीने नोएडा में फंसी रही, किसी तरह यहाँ आ गई थी बाद में। फिर मैं स्कूल में लगभग जाती ही थी। दूसरे दिन एक मैंने गाड़ी बुक कर रखी थी 1000 रुपये में, कभी कभी कोई 1200 में भी ले आती थी। तो मैं रोज आती थी बच्चों से मिलने जाती थी जो बच्चे मिलते थे। तो इस बीच में जब बच्चों को पता लगता था मैं आई हूँ तो वो एक एक करके आते थे, ज्यादा भीड़ नहीं लगाती थी। यहाँ के स्कूल की बात कर रहे हैं? हाँ, यहीं की बात कर रही हूँ। तो मैं यहाँ आपको एक बच्ची की बात बताती हूँ। तो एक दिन एक बच्ची को पता लगा कि दीक्षा मैम तो रोज आ रही हैं, वो थोड़ा जूनियर में आ गई थी। तो एक दिन मेरे पास आई, बहुत खुशी आई, बोली क्या मैम मैं बताऊँ आपको, आज मैं बहुत खुश। मैंने क्या हुआ बेटा? कह रहा आज मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने क्या हुआ? कह रही आप जो मुझे चीजें सिखाती थी ना, तो कोविड में तो स्कूल बंद थे, तो मैंने बहुत सारी चीजें बनाई और वो टेलर अंकल ने खरीदी मुझसे 150 रुपए में। अच्छा। और उन्होंने कहा कि बेटा तू ऐसी बनाएगी तो और भी बिकेंगी तेरी। तो आज मेरे को 150 रुपए कमाई हुई। तो उसके अंदर जो स्वावलंब वाली जो बात थी ना, वो मैंने उसकी आंखों में चमक देखी, उसकी आवाज की खनक, आंखों की चमक, चपलता शरीर की, वो जो खुशी थी, पता ही मतलब हर कोई महसूस कर सकता था। क्या बात है। तो मेरे दिमाग से वो बात कभी जाती नहीं। ऐसे ही बहुत सारी बातों में पेरेंट्स भी चाहते हैं मेरे बच्चे पढ़ें। कई जगह हमारे मजदूर वर्ग में, क्या अच्छे वाले वर्गों में आज नशा और ये सब चीजें अपना बहुत ही ज्यादा दबाव बना रही हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव दिखा रही हैं। इसका प्रभाव हमारी बच्चियों पर पड़ता है, सभी पड़ता है। बच्चों पर बचपन में तो बालक और बालिका दोनों बराबर होते हैं, दोनों पर उसका प्रभाव पड़ता है। और इसका प्रभाव क्या होता है कि लड़के उद्दंडता का में आ जाते हैं, लड़कियां दब जाती हैं, वो डरी सहमी कई तरह की होती हैं। तो उनके लिए ऐसे माहौल की बहुत ज़रूरत होती है कि जब वो स्कूल आए तो उनको कोई खुशनुमा माहौल मिले, कोई अच्छी सी कहानी सुनने को मिले, कोई अच्छी सी चीज़ सीखने को मिले, ताकि उस तनाव से निकल कर वो पढ़ने की ओर बढ़ सके ना। ऐसा भी होता है बीबी कि घर में खुद पेरेंट भी इस तरह से डील करते हैं कि बहन तू लड़की है, तू लड़का है। हाँ, और भाई भी मतलब अपने से छोटी बहन होगी, भाई छोटा होगा, बहन बड़ी है, फिर भी उसकी दादागिरी पूरी दिखती है। मैं इसका एक बहुत जलन तो रहा, जब हमारे स्कूलों में वो अंडे बटते थे ना, जब पहली बार अंडे बटे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि सबकी थाली में एक एक अंडा रखा गया। छोटा भाई छोटी कक्षा में था, बड़ी बहन बड़ा भाई छोटी कक्षा में था, बहन बड़ी कक्षा में थी। तो जैसे ही सबको अंडे दिए गए, सब खाना खाने लगे, थाली में अंडा रखा था, तो भाई ने फटाफट अपना खाया, तो बहन का भी झपटा मारा। और मेरी नजर हर बच्चे में रहती है एकदम। मैंने कहा तूने क्या किया ये? तो कहने कहा तो क्या हुआ, मैंने खा लिया। बहन ने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप सी रही ऐसे से पढ़ के। उसकी माँ को बुलाया था मैं उसकी मम्मी को बुलाया, मैंने इनका देखिए आपकी बच्ची कैसे का भी आपके बेटे ने खा लिया, तो ये तो कोई सही बात नहीं है। मैंने पहले क्लास में ही बच्चों को लेक्चर दिया कि बेटा ये अंडा जितना लड़कों के लिए जरूरी है उससे ज्यादा लड़कियों के लिए जरूरी है। लड़कों को ताकत मिल जाती है, लेकिन लड़कियों को ताकत सृजन के लिए चाहिए। कल बड़े होकर ये हमारे जैसे ही बच्चों को पैदा करेंगी तो इनके अंदर हमसे 10 गुनी ताकत चाहिए, उनके शरीर को। तो इनको वही सब कुछ चाहिए जो तुमसे ज्यादा चाहिए, है ना। लेकिन हमारे परिवारों में क्या होता है कि दूध भी उसी को मिलता है, वो भी उसी को मिलता है, अंडा भी लड़की रोटी दाल भात से, और ईश्वर की कृपा से वो उससे भी बहुत मौजूद बनती है। बिल्कुल। तो उसकी मम्मी को बुलाया मैंने। नंदकिशोर अग्रवाल जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि बोए जाते हैं बेटे और उगाती हैं बेटियां। वही ना, खाद पानी बेटों में और लहलाती हाँ, बेटियां। लहलाती बेटियां। तो मैंने उसकी मम्मी को बुलाया के बाद भे पहाड़ी बोल सकती हूँ ना, बिल्कुल। मैं के नग बे उभाई बे चलन का हूँ मैं लाड़। मैंने कहा देखिए आप बहुत गलती कर रही हैं, ये आप माँ बनी हैं, अगर आपको ढंग से खाना पीना नहीं मिलता तो इतने सारे बच्चों को जन्ने के बाद आप में इतनी ताकत आती कि इतनी बुलंदी से कह सकती कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। बेटा जनने तक की ताकत नहीं रहती आपके में। तो आपको तो ये समझाना पड़ेगा बच्चों को कि बेटा जितना तेरा हिस्सा है वो तू खाओ, तेरी दीदी बहन तेरी है, उसको दे, उसको मजबूत बनाना ताकि कल को अकेले संबल बन सके औरों का भी। बिल्कुल है ना। तो वो अभी वो बच्चियां बड़ी हो गई हैं, तो अब वो बहुत ही अच्छी नजर से देखती है मुझे। अच्छा। उसकी जो नजरें हैं मुझे देखने की वो बड़ा प्यार भरी होती हैं। उसे कहीं होगी वो चीजें याद। बाद में उसकी मम्मी ने रियलाइज भी किया इस बात को, उन्होंने कहा कि ठीक है इनके मेरा एक ही लड़का है, बड़ा वाला तो लूला हो गया, व्हील चेयर में, अब तो मेरे किसी काम का नहीं, इसी को करना ठहरा। मैंने बहुत समझाया उनको। फिर वो बाद में समझी उस बात को कि लड़कियों को अच्छी खुराक की जरूरत क्यों होती है। मैंने कहा अगर आप अच्छी नहीं खाई होती, आपके तो दूध दही था गाँव में,
उस जमाने में माँ बाप ना गांव में दूध दही खाया होगा, तब आप इतनी ताकतवर इतने बच्चे पैदा कर सकी, उनको पाल पोस पा रही हैं, मजदूरी कर पा रही हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जाने कहाँ आई हैं काम करने। पिता मजदूरी करने जा रहा है, आप मजदूरी कर रही हैं, दूध दही कहाँ से खिला पा रहे होंगे, रोटी सब्जी तो खिला पा रहे होंगे। तो अगर ये अंडा स्कूल में बच्चों के पोषण के लिए मिल रहा है तो बेटी को कितना जरूरी है आप समझिए। बिल्कुल। फिर वो बाद में इस चीज को महसूस कर पाई। जी, यहाँ भी हम कॉलोनीज में देखते हैं कि लड़के गर्ल्स के साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं, एक अलग अपनी गैंग बना लेते हैं, नहीं इनके साथ कौन खेलेगा। देखिए हम चाहे कितना ही पढ़ लें लिख लें कुछ कर लें, जब तक अंतर मन से ये स्वीकार नहीं करते कि दुर्गा, तो ये कहीं ना कहीं फैमिली से ही आता होगा। हाँ बिल्कुल, हमारी कुट्टी में हमारी हम कितना ही शो करते हैं ना कि मैं तो बहुत एडवांस बनी फिरती हूँ, मैं तो बहुत एडवांस हूँ, मैं किटी पार्टीज में जा रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। बच्चे को तो मैं आया के थ्रू दे रही हूँ, वो आया उनको क्या दे रही है, मैं बच्चे को पोषण में क्या दे रही हूँ, खाना, एक अच्छा स्कूल, लेकिन क्या उसके मनों का संबल दे पा रही हूँ, उसके मन को उसके भाव को मजबूत बना पा रही हूँ, मैं कितनी देर अपने बच्चे को टाइम दे रही हूँ। ये तो बहुत ही जरूरी है ना। बिल्कुल। आज मजबूरी है हमारी, हमें काम पे जाना है क्योंकि बच्चों को अच्छा भविष्य देना है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इतना टाइम तो निकालना ही पड़ेगा कि बच्चे को अच्छी कहानियां सुनाकर, अच्छे गीत सुनाकर, अच्छी बातें बनाकर, अच्छे खेल खेलकर मानसिक रूप से सबल बना पाओ। बिल्कुल। अच्छा मैम, जो वर्किंग वीमेन आजकल हैं बहुत ज्यादा तादाद हो गई है, आपके टाइम पे थोड़ा कम रही होगी, अब थोड़ा और बढ़ गई है। हाँ, तब भी बहुत थी, लेकिन अब कुछ और नए नए पेशों में कुछ और चीजें इजाफा हो गया है। तो क्या रहता है उनका मुख्य फोकस, कहीं समाज, कुछ सामाजिक राजनीतिक मुद्दे, कहीं इस तरह की चीजें उनकी बातचीत में, आप लोग इतना लंबा अरसा रहे होंगे टीचर्स के बीच में, क्या है उनकी प्राथमिकताएं? देखिए जो ये हम अपने इन छोटे शहरों की बात करें तो अभी भी उनके जो मुख्य मुद्दे हैं वो अपना परिवार, बच्चे भी हैं। वो घर के स्कूल ऑफिस के बाद घर आती हैं, अपने परिवार बच्चों को थोड़ा थोड़ा तो दे ही पाती हैं, भले ही पूरा ना दे पाती हूँ। लेकिन जो मेट्रो सिटीज में लेडीज काम कर रही हैं उनके साथ, एक तो ये कोविड के समय से ही वर्क फ्रॉम होम हो गया है, इसने उनके 6 घंटों की जगह 12 घंटे 18 घंटे ले लिए हैं। आप कभी भी ऑनलाइन हो जाते हैं, कभी भी आपको कॉल हो जाती है, कभी भी आपकी मीटिंग हो जाती है, आप अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। एक तो कोविड का समय, बच्चे स्कूल से घर में हैं, आप अपने एक केबिन में घुसे पड़े हैं कि आपने किसी की आवाज भी नहीं आनी, आपका तो काम चल रहा है। वो बच्चा क्या करेगा, आपने मोबाइल दे दिया। अब मोबाइल से आप अच्छा प्लस और माइनस दोनों ही बच्चे को मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलता है। अच्छी चीजें अगर हम देखने को देते हैं तो उनको मिलती हैं, लेकिन अगर वो क्या देख रहे हैं हमने नहीं देखा तो फिर नेगेटिविटी की ओर बढ़ जाते हैं। तो हमें बहुत सारी चीजें हमें मतलब मुझे लगता है मेट्रो सिटीज में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि लेडी एक तो अपने घर से 2 घंटे की मेट्रो को जर्नी के बाद 40 किलोमीटर या 35 किलोमीटर जा रही है। मेट्रो में जगह नहीं होती, खड़े खड़े उतने हैवी लगे जो बैग होते हैं, उनमें टिफिन भी होता है, वर्क की अपनी फाइलेंस भी होती हैं। अगर वैसे वर्क फ्रॉम होम नहीं है तो वहां से जब वो छूटती हैं 5 बजे, तो सुबह 7 बजे की गई, शाम 7 बजे आती है। घर आकर उसने खाना वाना, आजकल वैसे लड़के ऐसे हो गए हैं कि वो वाइफ के साथ शेयर करते हैं, खाना बनाते हैं, कुकिंग में इंटरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे के साथ के लिए इतना समय उनके पास नहीं हो पाता। तो वो डे स्कॉलर्स वाले स्कूल ढूंढते हैं जहाँ बच्चे को पे करके दिन भर का खाना वाना देखा जा सके। तो चुनौतियां बहुत हैं वर्किंग वुमेन के लिए, बहुत हैं, क्योंकि घर के कामों से फारिग नहीं हुई हैं और एक और जिम्मेदारी उन्होंने ली है, खुद से ली है। क्योंकि कई बार घर वाले उनको पूछ नहीं कर रहे हैं कि आप नौकरी करिए, लेकिन वो अपने खुद से कर रही हैं कि अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए उनको लगता है कि मेरी जो पढ़ाई है वो खाली ना जाए। होता भी है घर में बैठ के बैठे, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल है, आपकी कोई कंपनी नहीं है, कोई आपके साथी नहीं है, कोई शेयरिंग करने वाला नहीं है, तो फिर आप अलग नेगेटिविटी की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसा भी होता है ना, इसको दूर करने के लिए भी लोग अपने उसमें जाते हैं। हर कोई पैसे के लिए भी नहीं जा रही होती। बिल्कुल वो केवल इसलिए कि मेरे साथ कुछ नहीं, मेट्रो सिटीज में तो कोई साथ ही नहीं है लोगों का। एक ऑफिस का स्टाफ ही थोड़ा देर का सहारा होता है जिससे वो बातचीत कर पाती हैं, कभी शेयरिंग कर पाते हैं। और जो हस्बैंड होते हैं वो सुबह निकल जाते हैं, रात को आते हैं, वो अपना भी सुबह जाती, शाम को आती है। बच्चा अगर घर में तो वो प्ले ग्रुप में होता है, उसके बाद डे स्कॉलर्स में रहता है, रात को अपने साथ लेके आते हैं, वो थका होता है, वो सो जाता है। भले ही उसके लिए कितनी सुविधाएं हो गई हैं, कई तरह के टॉयज हो गए हैं, बहुत सारी बिग बुक्स हो गई हैं,
पिक्चर बुक्स हो गई हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ कुछ जो मानवीय संवेदनाएं जो हमारे साथ, हमारे टच से, हमारे से चिपक कर हर समय बच्चे के साथ जाती थी, वो कम हो गया, उसको समय कम मिल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अभी मेरे आजकल दिमाग में वो एक यशोदा का नंदलाला दिख रहा था, तो मैं देख रही थी कि कृष्ण भले ही अब वो कथा है या सत्य है जो भी है, एक सूरदास जी की बहुत अच्छी मनोहारी कल्पना है। उन्होंने जो कल्पना की है वो कितनी अच्छी की, भगवान होकर भी बच्चा जो है माँ के साथ उस आनंद को लेना चाहता है, उसकी डांट फटकार, उसका मनुहार, उसकी शैतानी पर उसका आंखों का क्रोध, उसके हंसाने पर छिपके से मुस्कुराना, आगे से शैतान गुस्सा करना, कितनी सारी चीजें एक बच्चा चाहता है। तो यही चीज तो हमारा बच्चा भी चाहता है। बिल्कुल। जहाँ ये अभाव हो रहा है, यही हमारे बच्चों में फ्रस्ट्रेशन और उसका कारण बन रहा है। देखिए आज पहले बच्चे सुसाइड कितना करते थे, कहाँ भटकते थे, इसमें बच्चे क्यों भटक रहे हैं? कोई शेयरिंग करने के लिए नहीं है किसी के पास। पहले फैमिली थी, जो यहाँ नहीं माना तो दादा दादी के पास चले गए, उनके पास नहीं तो ताऊ के बच्चों के पास चले गए। बहुत सारे लोग थे उनके पास, मोहल्ला था, पड़ोस था। यहाँ तो फिर भी मिल जाता है, और मेट्रो सिटी में तो कोई मोहल्ला, कोई पड़ोस, कोई बच्चे, कोई कुछ नहीं। पार्क में भी सब अपने अपने अलग अलग खेलते हैं, 2-4 बच्चे हाय हेलो करते हैं, 2-4 साइकिलिंग पर निकलते हैं, फिर वो अपने अपने हो जाते हैं। तो कहीं भी ऐसा सूत्र उनके बीच में ऐसा पुल ही नहीं बन पाता है। मैं देख रही थी सब अकेले अकेले एक अजीब सी दुनिया में जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम 24 साल का आपका शिक्षण का अनुभव है, सरकारी शिक्षण का ना, 1999 से आपने शुरुआत किया था। तो कैसा मानती हैं, पूरा आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव संसार जो आपका है, ढेर सारे अनुभव हैं और हम चाहेंगे कि वो सीरीज वाइज लोगों तक पहुंचे। हाँ। लेकिन एक लब्बो लुआब जैसा कुछ बताइए आप आज की किस तरह से? मुझे लगता है कि मैं जब तक प्राइवेट में जॉब करती थी तो मैं केवल जॉब करती थी। वैसे वहाँ भी मैंने तन मन लगाकर काम किया, और वहाँ भी मैं बच्चों के साथ बहुत कुछ बनाती थी, उनके साथ सिखाती थी। एक के साथ सुनो, एक बच्चा ऐसे बैठता था ऐसे, तो वो उसकी माँ कहती थी आके कि दीक्षा दी आप क्या सीख कर आती हो, ये घर में ये नाराज होता है, लड़ाई करता है, कि तो मैं अपनी दीक्षा में उसके पास चला जाऊंगा। तो जने कुछ ऐसा तो था मुझे कि बच्चों के साथ मैं करूं। लेकिन जो इन दिनों का जो मेरा ये सरकारी सेवा का अनुभव है, मेरा बहुत ही ऐसा अनुभव है ना जिसे मैं गागर में सागर कह सकती हूँ, कि मतलब मेरे पास छोटा है और ऐसे शब्द भी नहीं है कि मैं उनको इतना बयां कर सकूं। मैंने इस जीवन में ये जाना कि बच्चा प्यार देने पर कितना निकट आता है, बच्चा अपनी मनपसंद चीज पर कितना खिलखिलाता है, बच्चा अपनी पसंद की कहानियों पर अवसर देने पर कैसा उत्साहित होता है। पपेट्स, खिलौने महंगे नहीं, सस्ती चीजों से बने हुए, टुकड़ों से बने हुए, कागज पत्थरों से बने हुए, उनसे कितना खुश होता है। उनको अपने हाथ से जब बनाता है, अपने सामने रखता है, तो वो कितना महसूस करता है कि मैंने क्या कर डाला, ये मैं भी ये कर सकता हूँ। फिर आप उस पर लिखने को कहें, नहीं आता लिखना, लेकिन वो कुछ लिखता है। उस पर बोलने को कहें कैसे किया, तो उस पर कुछ बोलता है कि मैंने आज ऐसा किया, फिर मैंने उसको ऊपर से करा, फिर नीचे से करा। शब्द छोटे बच्चे के पास उतने नहीं होते, लेकिन वो धीरे धीरे इनमें पकड़ जमाता है। और मुझे लगता है असली लर्निंग यही है, किसी किताब का कोई पाठ पढ़ाना, रटाना, उसके प्रश्नोत्तर बोर्ड पर लिखाना, फिर कॉपी में उतारना, फिर याद करना, फिर उनसे टेस्ट लेना। मुझे नहीं लगता कि ये एक पढ़ाई का एक हिस्सा है। हो सकता है क्योंकि इसी के बेस पे डिग्री या रिजल्ट मिलता है, लेकिन असली लर्निंग मुझे लगता है कि जब वो कुछ करे, उसके बाद में बताए, उसके बाद में लिखे, उसके बाद में शेयर करे, उसके बाद उसको एक्ट कर ले, वो उनमें उसको जो आनंद आता है, वो जो सीखता है, वो बहुत समय तक रहता है। मुझे ऐसा महसूस होता है। और इस सरकारी सेवा में मेरे अनुभव मेरे उनके माता पिता के हृदय तक भी गई हूँ। तो जब मैं डोर टू डोर सर्वे में जाती थी, मैं किसी के घर के अंदर नहीं बैठी, मुझे इतना टाइम है, खेत में मिले खेत में चली गई, नदी में मिले नदी में चली गई, कहीं काम करते हुए रोटी पकाते हुए वहीं पर बैठ के मैं अपना सर्वे पूरा कर लेती थी। लेकिन मैं जाती जरूर थी हर घर में। मैंने कभी एक जगह बैठ के किसी की उससे कॉपी करके ऐसा सर्वे नहीं किया। सिर्फ कोविड काल में मैंने कॉन्टैक्ट फोन पे किया, क्योंकि मेरे पास सारे गाँव के नंबर थे, तो मैंने फोन पे उनसे कांटेक्ट किया कि कोई परिवर्तन है तो मैं उससे नोट कर लूं। कोविड पे नहीं गई। तो अभी इस बीच में उनके माता पिता के साथ शेयरिंग, उनके दुख सुख, मुझसे अपने दुख शेयर करने भी आते थे कभी कभी, आके मेरे पास रोए भी हैं। कुछ ऐसी माएँ रोई हैं जिनको बहुत परेशानियां थी, और अगर मेरे पास उस समय क्षमता थी तो मैंने कोशिश भी की कि मैं उनके परेशानी को दूर कर सकूं। और उन्होंने मुझसे सुझाव भी मांगे हैं कई बार ऐसी लड़कियां आई हैं जिनको बहुत मारा पीटा घर में रहा है, परेशान है, तो फिर मैंने उनको ये सजेशन में दिया कि देखो, तुम सेपरेशन तभी लेना जब तुमको ये लगे कि तुम अकेले दम पर कुछ कर पाती हो।
या कुछ कर पाओगी, क्योंकि जिस एरिया में तुम रहती हो वहाँ की लोगों की नज़रें बड़ी खराब हैं, है ना। सेठ साहूकारों का ये माहौल, जो पैसे वाले हैं उनका अभी भी वही है हिसाब किताब, मैंने देखा है गाँव में। आप महसूस, हम कितना ही बड़े हो जाएं, हम कहते हैं ना हम सब अच्छे हैं, पुरुष की नज़र बहुत कम। आप अगर जरा सा भी कमज़ोर पड़े, 2 आंसू टपकाए, तो वह कला बाजू पकड़ने में देर नहीं करता। जहाँ उंगली पकड़ी फिर वो कुछ भी कब्जे में कर सकता है आपको। तो ये सुदृढ़ता, ये मजबूती आपके अपने अंदर होनी चाहिए। तो मैंने उसको यही राय दी कि अगर तू कर सकती है तो ऐसे मत करना, माता पिता के पास भी जाएगी तो बोझ की तरह जा करके उनके साथ शेयरिंग करना, जो भी करेगी कुछ काम। तो ऐसे बहुत से लोग आते थे मेरे पास, कई बार महिलाएं आती थी अपनी बच्चियों के बारे में, और कई ऐसे किस्से भी गांव के हैं। मैंने कई बार अच्छे अच्छे बच्चों को भी शरीर से कमजोर होते देखा है, और कई बार कमजोर बच्चों को अच्छा होते हुए देखा है। ये कहाँ रहा आपका शिक्षण का अनुभव? मेरे केवल 2 ही जगह, उखलकांडा में गई, क्योंकि मेरे पास पहले 1 महीने के लिए मैं कालाअगर गई। वहां मैंने पहली बार गांव को जिया। मैं भले ही 1 महीने रही, लेकिन मैंने पहला दिन वहां जब गई तो मैं वहां के गाँव के उस माहौल में गई जहाँ वो पूजा हो रही थी। तो वहां मैंने देखा महिलाएं बीड़ी पीती हैं। उनके लिए ज़रूरी भी थी, क्योंकि उनका फिजिकल शरीर श्रम बहुत ज़्यादा है। पुरुष गांव में उखलकांडा में तो बराबर काम करते हैं, लेकिन अन्य स्थलों में अल्मोड़ा साइड इधर पुरुष पत्ते खेलते हैं, भीड़े में बैठ के या चाय पीते हैं, महिलाएं सारा काम करती हैं। और वो महसूस भी उन्हें लगता है ये सब हमारी दिनचर्या में ही शामिल है, उसके तरफ वो कुछ सोचती भी नहीं है। तो वहाँ वो सारी औरतें छाता लगा के, उनको पता लगा कि आज कोई बाहर से बंदी आई है हमारे गांव में, मैंने मुझे देखा अलग पर, तो वो ऐसी ओट लगाकर बीड़ी पी रही थी। तो मैंने कहा क्यों ये आप छाता क्यों लगा रही हैं, बहुत बारिश भी होती नहीं हो मासेब के न मासेब देखा नहीं, मासेब कहते थे वहाँ टीचर को, मासेब भी कहा उन्होंने। मैंने कहा मुझे पता चल गया आप क्या कर रहे हो, तो अब ओट लगाने की कोई जरूरत नहीं। ओट लगा कर किया गया बुरा काम गलत असर वो देता है, जो काम करना है वो आप सबके सामने करो। जिसे आपकी आत्मा गलत नहीं कहती वो गलत नहीं है, जिसे मेरी नजर गलत कहती है वो मेरे लिए गलत हो सकता है, किसी और की नजर से देखें तो उसके लिए गलत नहीं हो सकता वो काम। तो ये जो मेरे अनुभवों में मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी महसूस की कि इन बच्चों को हमारी बहुत जरूरत है जी। बच्चों को ही नहीं, केवल मेरा नाता केवल बच्चों से नहीं, मेरे उनके माता पिता से, उनके भाई बहनों से, उनके काम से भी मेरा नाता होना चाहिए। मुझे जोड़ना बहुत जरूरी है। और जब मैं उनका काम बच्चों को सिखाऊं, उनके काम से जोड़कर बच्चों को सिखाऊं, उनके काम से जुड़े हुए गीत सिखाऊं, उनके थ्रू पढ़ाऊं, तो बच्चे बहुत सहज होकर जुड़ते हैं और मेरे ज्यादा करीब भी होते हैं। ऐसा मैंने महसूस किया जी। और फिर उन चर्चाओं को अपने घर में माता पिता के साथ करते हैं, तो माता पिता का जुड़ाव भी मुझसे होता है। आज मैं रिटायर हो गई, तो आज सुबह सबसे पहले फोन मेरे पास किसी बच्चे की माँ का ही आया था। तो कुछ उनको लगा कि ऐसा हो गया है, आप रिटायर हो गई हैं, तो कुछ मैंने कहा ये नंबर देती हूँ, इस पर बात कर लो जी। तो उन्हें ये लगता है अभी रिटायर भी हो गई है तो ये हमारी बात सुनेगी, हमको बताएगी। तभी उसी भरोसे से किया होगा। हाँ जी। तो कालागर में आप रही 1 महीना और उसके बाद फिर आप क्वेदल गई। फिर मेरी पोस्टिंग क्वेदल हुई। मेरी हुई अमझड़ मिडार। ये सब उखलकांडा में ही है? हाँ। तो लेकिन क्या कहता, मुझे उन दोनों सीवियर जॉइंटिस था, तो मुझे जॉइंटिस में बहुत वीकनेस की वजह से मैं उसमें मिडार में 25 किलोमीटर चढ़ना पड़ता था, चढ़ाई थी। तो मैं सीधे BSA थे सती जी, उनके पास गई। मैंने कहा आप मेरे कहीं भी कर दो, कितनी भी दूर रोड साइड कर दो। तो उन्होंने क्वेदल में किया। और मुझे पता है आपको बहुत गाड़ी लगती थी, मैं गाड़ी को देख के दूर से उल्टियाँ होने लगती थी मुझे। तो मैं अपना सामान उसी दिन, मैंने कहा मैं दोबारा नहीं आऊंगी, पैक करके गई। और गाड़ी में जगह भी नहीं थी, मैं अपने बक्से पर ही बैठ गई थी। और पूरे रास्ते आंखें बंद की, मैंने ये नहीं देखा कि क्या रास्ता है, क्या जगह है, क्या क्या चीजें पड़ रही हैं। और उन्होंने कहा कि मैडम उतरो, आ गई आपकी जगह। मैंने पैर रखा है गाड़ी से नीचे और सामने से ऐसी हिमालय की इतनी खूबसूरत रेंज देखी, तो मेरे तो सारा दुख जो थे, जो तबीयत थी, वो सब ऐसी हरी भरी हो गई कि मैं तो स्वर्ग में पहुंच गई समझ जी। उसके बाद मैंने लगातार आना जाना किया। और आज मैं वहां से मैं छत में भी आई हूँ, स्टेपनी में भी बैठी आई हूँ, नंगे पैर भी चली हूँ। मैंने वहाँ बहुत काम किया। और इतना मजबूत भी मुझे उखलकांडा नहीं बनाया। क्या बात है। कितने साल रही आप कदल में? केवल 8 साल रही। 8 साल आप कदल में? 8 साल में वहां से लास्ट गाड़ी से आती थी और सैटरडे नाइट, और मंडे मॉर्निंग में यहाँ 4 बजे लोहाघाट वाली से जाती थी।
धानाचुली बैंड से 11 बजे की बस होती थी पहले, तो मैं 6 बजे धानाचुली बैंड से पैदल चल देती थी। जब मैं ये जाड़ा पानी पहुंचती थी तो लोग कहते थे हाय तुम क्यों पगली गोछा है बनू जानो छा, कि वहां से फिर खड़ा धार था, भालुओं का आतंक था। तो मैंने कहा आई कोई बनाड़ नहीं जा रहे बन, मैं काम करने वाले मतलब था। तो मैंने आई तुम गाड़ी आएगी 11 बजे। मैंने कहा 11 तक तो मेरे स्कूल की छुट्टी का टाइम रहता है, 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद। तो उन्होंने मुझे बताया था कि लकड़ी से भालू डरता है, तो मैं पहले जो छोटी सी लकड़ी भी मिलती थी उसी को पकड़ लेती थी, फिर दूसरी बड़ी लकड़ी मिल जाती थी उसको बदल ऐसे लकड़ी पढ़ते पढ़ते मैं पहुंच जाती थी अपने स्कूल 7 से करीब में। और तो गांव वाले कहते थे आई हम सोड़ा में छा बहन जी पूछ ले गए हल्द्वानी बेटी। तो मेरा बड़ा अच्छा सा महसूस करती थी मैं, बड़ी और जो ऊर्जा, अरे मैं स्कूल पहुंच गई हूँ। तो इन चीजों से भी मैं बड़ी मजबूत बनी। कुछ भय जो था थोड़ा बहुत जंगली जानवरों के प्रति, वो मेरा मजबूत हुआ। लोगों ने मुझे बहुत समझाया। तो मैंने कहा देखो अगर मेरी मौत किसी जानवर से लिखी होगी, किसी बाघ से, भालू से, तो ऐसी छोटी सी मोरी खुली होती, मैंने कहा वो वहीं से आएगा मेरे कमरे में, ले जाएगा मुझे। और जब मेरी मौत नहीं होगी ना तो मैं कहीं से भी आऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। तो वहाँ का अनुभव इतना अच्छा था, इतना गांव के लोगों ने मुझे प्यार दिया बहुत ज्यादा। आज भी वो लोग मुझे, कोई गाड़ी वाला आता तो हालचाल पूछवा लेते हैं, मैं भी पूछती हूँ जरूर। अच्छा। और अब तो मेरी पैदल के बाद फिर आप इधर सीधे चोरगलिया आई। चोरगलिया, अच्छा, सीधे वहीं प्राथमिक विद्यालय चोरगलिया। वहाँ कितने साल आपका रहा? 2007 में मैं यहाँ आ गई थी। अच्छा, 2007 से लेके अप्रैल 2007 से 31 जनवरी 23 तक में यही। तो यहाँ पर किस तरह के अनुभव थे? यहाँ पर अलग तरह का समुदाय? देखिए वहाँ कम बच्चे थे और हमारे पहाड़ी लोग थे केवल। उन कुमाऊनी लोगों की खासियत थी कि गाँव का हर बच्चा स्कूल आता था। गाँव में बच्चे घर में नहीं थे, ये रिकॉर्ड था वहाँ का। चाहे परेशानियां हो बीच में चले जाता था, नाम सबके लिखे थे, परेशानियां भी होती थी। कई बार पहाड़ों में होता ही है, पारिवारिक परिस्थितियां महिलाओं के साथ कई तरह की होती हैं, लेकिन बच्चे स्कूल सब आते थे। वहाँ भी ये था, शिशु मंदिर खुला हुआ था धानाचुली, तो कुछ लोगों को लगता था सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होगी, वहीं जाते थे। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि अभी मेरे पास किसी का टीचर का फोन आया जो वहीं से आई थी, पैदल से। तो उसे पता लगा दीक्षा जोशी मैडम है, उन्होंने नंबर मांग के मुझसे बात की। तो कहने लगी मैडम आपने जो विद्यालय में चित्र बनाए थे ना वो इस साल पुताई में छिपे हैं, लेकिन गांव वालों ने उन्हें मिटाने नहीं दिया। अच्छा। कि हमारी दीक्षा मैडम ने ये चित्र बनाए। क्या बात है। तो कुछ प्रभाव तो रहा होगा बच्चों पर, टीचर पर फर्क तो पड़ता है आपके तरीकों का, आपके बोलचाल का, आपके रहन सहन का। वहाँ मैं छुट्टी के बाद बच्चों को बुलाती थी, बड़ी लड़कियों को, उनको गाने वाने सिखाती थी, नए जागृति के गीत सिखाती थी, पर्यावरण के गीत सिखाती थी। कई बार वो प्राइज भी लाए थे। तो एक बार जाड़ा पानी वाले ने मुझे इनवाइट भी किया, अवार्ड भी, एक छोटा सा मुझे भी दिया उपहार किए, आपके वजह से हमारा विद्यालय वहाँ जीता है। और महिलाओं को बुलाती थी, थोड़ा इंग्लिश बोलने का सिखाती थी लड़कियों को। महिलाओं को मैं पढ़ना, कहानी की किताबें बांटती थी, गपशप मारती थी, एक मीटिंग करती थी, कहती थी चलो हम बातचीत करेंगे, सीखेंगे। लेकिन वो छूट गया मेरे आने से ना, चीजें ऐसे बदल जाती हैं। तो काफी वृहद व्यक्तित्व रहा है आपका। इतने कम वक्त में हम तमाम चीजों को नहीं समेट पाएंगे, तो हम चाहते हैं कि सीरीज में आपसे बातचीत होते रहे। तो आज पहली बार आप हमारे स्टूडियो में आई थी, तो कुछ गपशप हमने की है अपने श्रोताओं के लिए, कुछ आपके अनुभव साझा किए हैं। तो दीक्षा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलते कोई संदेश आपका हो तो आप हमारी तमाम बहनों के लिए या बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, नारी के बारे में कुछ बोल सकती हूँ? बिल्कुल। तो यही मेरा संदेश भी होगा। उसका शीर्षक है आज की नारी। आह और आंसू नहीं है आज नारी की कहानी, आह और आंसू नहीं है आज नारी की कहानी, बढ़ चली वो चांद तक छोड़ सब बातें पुरानी। अब अगर कोई हाथ उसकी राह में कांटे बिछोए, अब अगर कोई हाथ उसकी राह में कांटे बिछाए, वह उसी नारी के हाथों चारों खाने चित्त हो जाए। वह तुरंत ही स्वयं को, अब यदि कोई उसे अबला समझ के जुल्म ढाए, वह तुरंत ही स्वयं को सलाखों में कैद पाए। ये कुछ कानूनी सुविधाएं हैं। नारी है दुर्गा, महाकाली, महाचंडी समान, वह कोई दासी नहीं, तू उसको खुद से बढ़ के जान, तभी तू होगा सफल। ए पुरुष इस जहां में, तभी तू होगा सफल। ए पुरुष इस जहां में, नहीं तो तब भी तू ही मुंह की खाएगा। नारी कभी मुंह की नहीं खा सकती। ये चंद पंक्तियां हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर मैम, बहुत बढ़िया।
तो इतना वक्त आपने हमारे श्रोताओं के साथ बांटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आप फिर से आएंगे यहाँ पर। आप बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बच्चों की सुनाते हैं और बहुत अच्छे पपेट पर आपने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, कव्हाड़ से जुगाड़ का जो आपके प्रयोग है, हम चाहते हैं कि वो सब बच्चों तक पहुंचे। तो हमारे तमाम बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए आप कुछ न कुछ लगातार अपना एक छोटा सा शो जो है वो चलाते रहें रेडियो से, ये हम चाहेंगे। क्योंकि अभी तक तो मेरे पास भी समय नहीं था। देखिए अब मैं समय दे सकती हूँ आपको अपना, बस मैं यहाँ होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मेरे पैरों में चक्र हैं और मैं निरंतर चलते रहने वाली जी। और सोलो ट्रिप भी आपने काफी किए हैं, जबकि अब नई जनरेशन की गर्ल्स कर रही हैं कुछ कुछ महानगरों की सोलो ट्रिप, तो आपने उस समय में रहकर किए हैं, तो हम उन अनुभवों को भी सुनेंगे आपसे। बिल्कुल, वो सब मैंने लिखे हुए हैं जी। तो कभी मैं चाहूँ आपको समय, आप मतलब मुझे समय दें, मौका अवसर देंगे तो मैं जरूर करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आभार आपका, आपने मुझे अवसर दिया, नहीं तो ऐसा ये मेरा पहला अवसर है कि मैं कहीं इतने लोगों के बीच में अपनी आवाज पहुंचा पा रही हूँ जी। आवाज मधुर तो नहीं है लेकिन पहुंचेगी जरूर उन तक, गहरी होगी जी। आपकी आवाज बहुत मधुर है और तमाम सारे बच्चों के बीच में आप जितना बोलते रही हैं उसके बावजूद भी आपकी आवाज में मधुरता बनी है, तो इसका मतलब बहुत मधुर रही होगी और फिर से आप उस पर आएंगी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।